हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। क्या मापन मूल्यांकन की डेफिनेशन क्या है, उसमें अंतर क्या है, मापन मूल्यांकन की विशेषता कौन कौन सी है, उन सभी पॉइंटों को हम जानेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, मापन एवं मूल्यांकन सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है ना। सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में किया गया था। कब किया गया था? 1702 ईस्वी में। अगर इंडिया की बात करें कि भारत में सबसे पहले लिखित परीक्षा का आयोजन कहाँ हुआ, तो देखिए कोलकाता में हुआ था। ठीक है। कोलकाता विश्वविद्यालय, मुंबई, चेन्नई विश्वविद्यालय, तीनों विश्वविद्यालय में हुआ था। कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। और ये परीक्षा के रूप में 1854 वुड डिस्पैच के आगमन से हुआ था। ठीक है ना। मापन एवं मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रयोग 1890 में अमेरिका में आर.वी. कैटल ने किया था। ठीक है। मापन एवं मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आर.वी. कैटल ने किया। कहाँ किया था? अमेरिका में। और कब किया? 1890 ईस्वी में। इसलिए मापन एवं मूल्यांकन का जनक किसे कहा जाता है? आर.वी. कैटल को कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत मोस्ट है कि मापन एवं मूल्यांकन का जनक किसे कहा जाता है? आर.वी. कैटल को कहा जाता है। और आर.वी. कैटल ने इसका प्रयोग कहाँ किया था? अमेरिका में 1890 ईस्वी में। देखिए, मापन और मूल्यांकन एवं परीक्षा में संबंध स्थापित करने का कार्य अगर ये आता है कि मापन मूल्यांकन एवं परीक्षा में संबंध स्थापित करने का कार्य किसने किया था, तो उनका नाम है ग्रान लुंड। क्या नाम है? ग्रान लुंड। तो देखिए, इनके अनुसार मूल्यांकन बराबर क्या है? मापन प्लस परीक्षा। तो आप ये भी याद रखना, कैसे आ जाता है कि इनके अनुसार जो नियम बनाया था वो क्या है? तो मूल्यांकन बराबर मापन प्लस परीक्षा। ठीक है ना। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में सबसे पहले व्यक्त करने का कार्य किसने किया था? तो देखिए, उनका नाम है बी.एस. ब्लूम। क्या नाम है? बी.एस. ब्लूम। और बी.एस. ब्लूम कहाँ किया था ये कार्य? 1956 में अमेरिका में किया था। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए इस पॉइंट को एक बार फिर देखते हैं हम। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में सबसे पहले व्यक्त करने का कार्य किसने किया था? तो देखिए, बी.एस. ब्लूम ने किया था। और बी.एस. ब्लूम कहाँ के थे? ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1956 में किया था। तो इन सारे पॉइंटों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना फ्रेंड्स। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर मापन मूल्यांकन का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका इस टॉपिक से बाहर, इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। देखिए, जो बी.एस. ब्लूम ने जो त्रिआयामी प्रक्रिया बनाई थी उसको देखते हम। देखिए, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, फिर उसके बाद में सीखने के अधिगम के अनुभव प्रदान करना। ठीक है ना। फिर जो अधिगम अनुभव जो प्रदान किए हैं उनको व्यवहारगत परिवर्तन और निर्धारण या मूल्यांकन, उनका मूल्यांकन करना। और तब उद्देश्यों का फिर से निर्धारण करना। तो इसी को डेफिनेशन में कहा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, बी.एस. ब्लूम के अनुसार उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। ठीक है। बी.एस. ब्लूम क्या कहते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, कहाँ तक उसका उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, उसका निर्धारण करना ही क्या है? मूल्यांकन है। जबकि स्टीफन के अनुसार क्या है? किसी शीघ्र नियम द्वारा किसी वस्तु को अंक प्रदान करना मापन है और उसके गुणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना मूल्यांकन है। ठीक है। वस्तु को अंक प्रदान करना क्या हो गया? मापन हो गया। लेकिन उसके गुणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि ये चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या इसके क्या नुकसान है, ये सारे देखना ही क्या हो गया? मूल्यांकन हो गया। कोठारी आयोग के अनुसार देखें तो देखिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। कोठारी आयोग क्या कहते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और ये शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका घनिष्ठ संबंध प्राय उद्देश्यों से होता है। ठीक है। देखिए, अब इनके अंतर के बारे में जानते हैं कि मापन मूल्यांकन में अंतर क्या है। अधिकांश क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं।
तो देखिए मापन का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, ठीक है। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। और सीमित क्यों होता है, क्योंकि मापन कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन कैसा होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है ना। मापन सीमित समय के लिए होता है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए नेक्स्ट अंतर है, इसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण संभव क्रिया संभव नहीं है। इसके आधार पर जो उपचारात्मक जो शिक्षण संभव है वो क्रिया से संभव नहीं हो पाती, जबकि मूल्यांकन के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया संभव है, ठीक है। व्यवहार के किसी एक पक्ष को निर्धारण करना है। देखिए मापन होता है वो किसी एक पक्ष को, अगर हम मात्रा नाप रहे हैं तो वो ओनली मात्रा का ही ज्ञान देगा वो, जबकि जो मूल्यांकन है वो उसके व्यवहार का उससे क्या है, संपूर्ण व्यवहार का निर्धारण हो जाता है, ठीक है। उसके गुण दोष क्वालिटी सारी चीज़ों का किससे पता चलता है, हमें मूल्यांकन के द्वारा। मापन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि मूल्यांकन में भविष्यवाणी की जा सकती है। मापन साधन होता है, जबकि मूल्यांकन क्या है, साध्य होता है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन का एक निश्चित समय डिसाइड होता है। मापन व्यक्ति के किसी एक पक्ष को देखकर किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। देखिए मापन का संबंध पाठ्यक्रम से होता है, जबकि मूल्यांकन का संबंध पाठचर्या से होता है, ठीक है। मापन उद्देश्यों का निर्धारण होता है, मापन से क्या होता है, उद्देश्यों का निर्धारण होता है, जबकि मूल्यांकन से उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण होता है, ठीक है। इससे क्या है, केवल उद्देश्यों का निर्धारण हो रहा है, जबकि उद्देश्यों की प्राप्ति का इससे क्या होता है, निर्धारण होता है। ये एक उपकरण आवश्यकता है, जबकि इसके लिए होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है। जो मापन होता है वो अल्पकालीन होता है, जबकि मूल्यांकन कैसा होता है, दीर्घकालीन होता है। और देखिए जो मापन है यह मूल्यांकन का एक अंग है, जबकि मूल्यांकन में मापन समाहित है। अगर एक क्वेश्चन आता है क्या मापन मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल एक दूसरे के ये क्या है, पूरक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए इसी के अंतर्गत आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। देखिए निबंधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर विद्यार्थियों को व्यापक रूप से देना होता है वो निबंधात्मक प्रश्न कहलाते हैं। और इनकी निम्न विशेषता है, कौन कौन सी है उन्हें देखते हम। इनके निर्माण में अध्यापक को सहायता होती है, समय कम लगता है, कम खर्चीले होते हैं, नकल करने की संभावना कम होती है, लेखन कला का विकास होता है, इससे विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। ये ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन, इससे तीनों ही पक्षों का मूल्यांकन होता है, ठीक है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है इससे, और हर स्तर पर ये उपयोगी है। स्मरण शक्ति का इससे क्या होता है, विकास होता है। अब इसके दोषों के बारे में बात करें तो देखिए जांच करने में कठिनाई, जांच करने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न है तो जांच करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। पक्षपात करने की संभावना पूरी रहती है इसमें। वैधता व विश्वसनीयता इसमें कम होते हैं। वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है इसमें। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन का भी क्या रहता है, अभाव रहता है इसमें। तार्किक क्षमता को ये अविकसित होना, रटने की आदत को ज़्यादा बढ़ावा देता है ये। लेखन कला व गति में बाधा होती है, और समझ का विकास ना हो पाना होता है। इसके ये क्या है, दोष है। अब जानते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। तो देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इन प्रश्नों की खोज 1945 में होरास मैन ने की थी। किसने की थी, होरास मैन ने की थी। अगर एक क्वेश्चन आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की खोज किसने की, तो होरास मैन ने की थी। कब की थी, 1945 में की थी, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर तर्क क्षमता व चिंतन क्षमता के आधार पर दिया जाता है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए जांच करने में सरलता होती है, जांच करने में समय की बचत होती है, इसमें पक्षपात करने की कोई संभावना है ही नहीं है, इसमें संभावना बहुत कम है। रटने की आदत कम होती है।
समझ का विकास होता है इससे। लेखन कला व गति मूल्यांकन में ये बाधक नहीं है और वैधता व विश्वसनीयता इसमें ज़्यादा रहती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है इससे। व्यापकता अधिक होती है इसमें। तार्किक क्षमता का विकास होता है और वस्तुनिष्ठता का पाया जाना। अब देखिए इसके दोषों के बारे में बात करें तो दोष देखिए, निर्माण में समय का ज़्यादा लगना होता है, ज़्यादा समय लगता है इसके जो पेपर बनाते हैं। निर्माण में अध्यापक को कठिनाई, अधिक खर्चीले, नकल करने की आदत का विकास, स्मरण शक्ति का विकास ना होना, अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर ना मिल पाना, लेखन कला का विकास ना हो पाना, प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी ना होना, ये सभी पक्षों का मूल्यांकन नहीं हो पाना इसमें, और अनुमति स्तर पर सही उत्तर होना। ठीक है, ये इसके क्या हो गए दोष। तो आप दोनों के ही गुण और दोष, जो विशेषताएं और दोष हैं, उनको अच्छी तरह से देख लेना। अब देखिए, अब जानते हैं मापन मूल्यांकन की विशेषता क्या है। तो देखिए मापन मूल्यांकन की 8 विशेषताएं हैं, इनके 8 पॉइंट हैं, उन 8 को देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले है वैधता। वैधता में क्या है कि किसी परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है, यदि उसका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। देखिए एक बार फिर देखते हैं हम मापन मूल्यांकन की विशेषता। सबसे पहला पॉइंट है अपना वैधता। ठीक है, देखिए वैधता में क्या होता है, किसी परीक्षण का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है, यदि उसका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वो परीक्षण वैध है और मूल्यांकन सही है। ठीक है ना, परीक्षण वैध होगा और मूल्यांकन की यही विशेषता है। जैसे कि एक कक्षा 5 के प्रश्न पत्र का प्रयोग गलती से कक्षा 6 के मूल्यांकन के लिए कर दिया गया तो मूल्यांकन का दोष वैधता से जुड़ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या बताया, जैसे कि कक्षा 5 के लिए प्रश्न पत्र है, ठीक है ना, उसका प्रयोग गलती से कक्षा 6 के लिए पहुंच गया, जो कि वैध है ही नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस, पूरा पेपर किसके अकॉर्डिंग बनाया था, कक्षा 5 के अकॉर्डिंग बनाया था। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन दोष का वैधता से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो जाएगा वो। देखिए दूसरा पॉइंट है विश्वसनीयता। पहला कौन सा हो गया, वैधता, दूसरा हो गया विश्वसनीयता। तो इनके पॉइंट जरूर याद रखना आप, वैधता, विश्वसनीयता, जो 8 पॉइंट है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उन सारे पॉइंटों को आप एक जगह नोट कर लो, जितने भी जाके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताए हैं। अब देखिए विश्वसनीयता में देखते हैं हम, यदि किसी परीक्षण की जांच अलग अलग माध्यमों से कराई जाए और परिणाम एक समान आए तो, अथवा किसी परीक्षण का प्रयोग एक ही विद्यार्थी पर अलग अलग परिस्थितियों में किया जाए तो मूल्यांकन विश्वसनीय और मूल्यांकन की विशेषता विश्वसनीयता कहलाती है। तो इसमें क्या बता रहे हैं विश्वसनीयता में, कि किसी परीक्षा में, किसी एग्जाम में किसी बच्चे की कॉपी चेक कराते हैं, अगर उसके जो मार्क्स हैं, चाहे उसमें 10 टीचर पर कराएं, 10 में अगर मार्क्स उसके सेम आ रहे हैं तो वो क्या होगा, वो मूल्यांकन विश्वसनीय है। जैसे कि एक विद्यार्थी की सामाजिक अध्ययन की उत्तर पुस्तिका को जांच अलग अलग अध्यापकों को कराने पर अलग अलग अंक प्रदान किए जाएं तो ये क्या होगा, विश्वसनीयता का दोष होगा ये। ठीक है, अगर वो नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो पेपर विश्वसनीय कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन। नेक्स्ट है अपना व्यापकता। व्यापकता में यदि कोई परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने में सफल हो तो वह परीक्षण व्यापक और मूल्यांकन की विशेषता व्यापकता कहलाती है। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, कि यदि कोई परीक्षण, कोई भी पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने में, जैसे एग्जाम में जब पेपर होता है तो वो पूरे सिलेबस में ऐसे बनाया जाता है इस पैटर्न से कि उसमें जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाए, वो पेपर सारे सिलेबस में कंप्लीट हो। ऐसा नहीं कि जैसे वो पेपर बस आगे से ले लिया या बीच में से ले लिया, बस एक ही चैप्टर में से उठा लिया, बाकी चैप्टर रह गए, तो वो फिर व्यापकता का दोष माना जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न पत्र में शामिल सभी प्रश्न एक ही इकाई से जुड़े हैं या संपूर्ण पाठ्यक्रम से इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं तो यह दोष व्यापकता से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विभेदकर्ता। तो देखिए विभेदकर्ता के अंतर्गत क्या होता है, यदि कोई परीक्षण विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर अनुसार उनका वर्गीकरण करने में सफल है तो वो परीक्षण कैसा कहलाएगा, विभेदक, और मूल्यांकन का यही विशेषता क्या कहलाती है, विभेदकता कहलाती है। जैसे कि किसी परीक्षा में सारे विद्यार्थियों को अगर एक समान अंक प्राप्त करना अथवा सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाना
यह सभी एक साथ फेल हो जाना, तो ये क्या माना जाएगा? विभेदकर्ता का दोष माना जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, फ्रेंड्स, इसमें जो पेपर होता है ना, पेपर को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है ना। और उससे ही क्या होती है, रैंकिंग डिवाइड होती है उससे। अगर मान लो कि अगर वो पेपर एक जैसा ही बना दिया और सबके एक जैसे मार्क्स आ गए सबके, तो फिर जो उसका मेन पॉइंट है बनाने का, विभेदकर्ता, वो नहीं पूरा हो पाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? इसका दोष कहलाएगा। तो अभी हमने पढ़ा विभेदकता, अब पढ़ेंगे हम मानकता। देखिए मानकता में क्या है, यदि किसी परीक्षण में समय के समान अनुपात में प्रश्नों की संख्या हो, जैसे कि सरल, सामान्य, जटिल प्रश्नों का अंकों के आधार पर अनुपात जैसे कि 1:3:1 का होता हो, तो वो परीक्षण जो मानक और मूल्यांकन की यह विशेषता क्या कहलाएगी? मानकता कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे कि किसी प्रश्न पत्र में कक्षा के सारी विद्यार्थियों का निर्धारण समय में हल ना कर पाना या निर्धारित समय से बहुत कम समय में हल कर लेना, ये मानकता संबंधी दोष है। किसी प्रश्न पत्र में शामिल सभी प्रश्नों का या तो बहुत सरल या बहुत जटिल होना, ये दोष किसका कहलाएगा? मानकता का कहलाएगा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता, समान उत्तर आना। यदि किसी परीक्षण का एकमात्र निष्कर्ष सत्य हो, तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ और मूल्यांकन की विशेषता क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठता कहलाती है। जैसे कि एक प्रश्न पत्र में सभी विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिया, किंतु सभी के उत्तर सही माने गए, अथवा सभी विद्यार्थियों ने कुछ ना कुछ अंक अवश्य प्राप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वस्तुनिष्ठता का दोष। जबकि वस्तुनिष्ठता में क्या है, अगर पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर अगर वी है, तो उसका आंसर अगर सबका अगर वी होगा तो वो आंसर सही है। अगर सबों ने उल्टे सीधे कर दिए तो उसके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग, उसके आंसर के हिसाब से उसके नंबर कटेंगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पष्टता। यदि किसी परीक्षण की भाषा शैली विद्यार्थी सरलता से समझ जाते हैं और उत्तर देने में सफल हो जाते हैं, तो यह परीक्षण स्पष्ट और मूल्यांकन की विशेषता क्या है? स्पष्टता कहलाती है। जैसे कि एक प्रश्न पत्र में की भाषा शैली को विद्यार्थी समझ नहीं पाते, अथवा किसी प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी भाषा शैली के कारण सफल नहीं हो पाते, तो ये मूल्यांकन का दोष, स्पष्टता संबंधी दोष कहलाता है। देखिए नेक्स्ट है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता में क्या है, यदि किसी परीक्षण में विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र होते हैं और परीक्षण व्यवहारिक और मूल्यांकन की विशेषता क्या कहलाती है? व्यवहारिकता कहलाती है, ठीक है। जैसे कि व्यवहारिकता संबंधी विशेषता सैद्धांतिक विषय जैसे कि गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि में नहीं होती है। एक प्रश्न पत्र में विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है ना। तो मूल्यांकन का यह दोष क्या कहलाता है? व्यवहारिकता संबंधी दोष कहलाता है, ठीक है। ये व्यवहारिकता संबंधी है, ये गणित, विज्ञान, व्याकरण में ये आदि में नहीं होती, बाकी और सब्जेक्ट है उनमें ये होता है, ठीक है ना। जिसमें क्या है, परीक्षण विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। अगर वो स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है, स्वतंत्र नहीं है, तो वो मूल्यांकन का क्या कहलाएगा? दोष कहलाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें। धन्यवाद।